मेरे दिल की तरह आज शाम भी बहुत उदास थी। मेरे पति आलोक का कनाडा का वीज़ा लगकर आ गया था और मैं यह सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि आलोक के बगैर अब मैं कैसे रहूँगी। मैं एक बड़ी जॉइंट फैमिली का हिस्सा थी। मेरे पति आलोक के 3 भाई और एक बहन थी। बहन अभी कुंवारी थी, शादी नहीं हुई थी। आलोक के 2 भाई आलोक से बड़े थे। दोनों की शादियां हो चुकी थी और उनके बच्चे थे। एक देवर था जिसकी एंगेजमेंट हो गई थी, लेकिन अभी शादी नहीं हुई थी। घर में हमेशा शोर शराबा रहता। मेरे ससुर एक गवर्नमेंट जॉब करते थे और मेरी सास बहुत ही सख्त औरत थी। अपने नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती। सारी बहुओं पर दिन रात हुक्म चलाना और अपने काम करवाना, बस उनका यही काम था। इधर मेरा यह हाल था कि मैं एक नंबर की डरपोक थी। मेरी शिक्षा भी ज़्यादा नहीं थी, बस 10वीं क्लास तक की पढ़ाई की थी। लेकिन माता पिता की असमय मौत के कारण मेरी मासी ने मुझे पाला था, इसलिए मेरे अंदर एक डर बैठ गया था। कॉन्फिडेंस की मेरे अंदर बहुत कमी थी। और फिर जब आलोक की माँ ने मेरा रिश्ता मांगा तो मेरी मासी ने फ़ौरन हाँ कर दी, यह देखे बिना कि उनका घर नहीं बल्कि पूरा अस्वस्थ था, जिसमें फैमिली में लोग जानवरों की तरह रहते थे। 4 कमरे थे, एक में सास ससुर, 2 में दोनों जेठ, एक स्टोर नुमा छोटा सा कमरा और था जिसने मेरी ननद रहती थी। मेरे और आलोक के लिए तो बाहर हॉल में ही इधर उधर से पर्दा डालकर एक बेड डाल दिया गया था। घर में जब भी खाना पकता तो सब उस पर ऐसे टूट पड़ते थे जैसे लंगड़ बट रहा हो। मुझे तो कभी भर पेट खाना मिलता ही नहीं था, ऊपर से ताने और सुनने पड़ते। कहते हैं कि तेरा पति कौन सी कमाई करता है, और जवाब में मुझसे यह भी नहीं कहा जाता तो इसमें मेरा क्या कसूर है। आलोक 2 साल से बेरोजगार थे। बहुत ही मुश्किलों से उनका कनाडा का वीज़ा लगा था। हमारा एक बेटा था और फिर जब कनाडा का वीज़ा आ गया तो आलोक विदा होते समय मुझे तसल्ली देने लगे कि वहाँ जाकर इतनी मेहनत करूँगा कि तुम्हारे सारे सपने पूरा कर दूँगा। बड़ा सा घर बनाऊँगा, एक गाड़ी लूँगा तुम्हारे लिए और अपने बच्चों के लिए। बड़े से घर में तुम रानी बनकर रहोगी। अपने सारे शौक़ पूरे करना। इधर यह प्लानिंग कर रहे थे आलोक और उधर सास और ननद छुप कर बातें सुन रहे थे। आलोक के मुंह से यह बातें सुनकर मेरी सास चीखते हुए बोली कि तुझे पाल कर इतना बड़ा कर दिया कि अब पत्नी के ही सपने पूरे करेगा। माँ और बहन की तुझे कोई परवाह ही नहीं है। मैं तो अपनी सास की दहाड़ सुनकर एक तरफ हो गई और उधर मेरी सास ने आलोक की खूब खबर ली थी। आलोक भी चुपचाप अपनी माँ की बातें सुनते रहे। वह कभी भी अपनी माँ के सामने ज़बान नहीं खोलते थे। और फिर आलोक चले गए। उनके जाने के बाद तो जैसे मेरी ज़िंदगी में सन्नाटा छा गया था। यह सन्नाटा सिर्फ मेरे दिल में था, बाकी घर का तो वही हाल था। अब अपनी मस्ती में मस्त थे। घर में वही अफरा तफरी मची हुई थी। कोई इधर पड़ा हुआ है तो कोई उधर, कहीं जूठे बर्तन पड़े हैं, कहीं कपड़े बिस्तर और कहीं इंसान। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे और मेरी परेशानियां भी बढ़ती जा रही थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि आलोक की कोई खबर नहीं थी। इधर मेरे देवर और उसके ससुराल वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। कब की मंगनी हो रखी है, जल्दी से जल्दी शादी करो, नहीं तो हम अपनी लड़की की शादी किसी दूसरी जगह कर देंगे। मेरी सास ने मुझे जो पर्दे लगाकर कमरा दे रखा था उसे भी मुझे बाहर निकाल दिया। मैंने आंखों में आंसू भरकर अपनी सास से कहा कि माँ जी, अगर आप मुझे यहाँ से भी निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी और मेरा बच्चा कहाँ रहेगा। जिस पर मेरी सास ने कहा था कि बरामदा किस लिए है, सब यहाँ पर पड़े हैं तो भी वहीं जाकर पढ़।
जाके सास ने बहुत ही बेपरवाही से जवाब दिया था। मैं क्या करती, आलोक की भी कोई खैर खबर नहीं थी। खामोशी से अपना बिस्तर बरामदे में लगा लिया। मुझे सिलाई करनी आती थी और इसलिए अपना बोझ खुद उठा लेती थी, लेकिन इसके बावजूद भी सास के ताने सुनने पड़ते थे। मेरी वह मासी जिन्होंने मेरी शादी की, मुझे पाला पोसा था, उनकी भी मौत हो चुकी थी। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। घर में लगभग 20 से 22 लोग थे। सबका खाना मैं ही पकाती। सास, नंद, देवरानी, जेठानी आराम करती या इधर उधर घूमने में निकाल देती थी। एक दिन में मेरे बेटे अंश को बुखार था, जिसकी वजह से मैं रोटी नहीं पका सकी। बस तो फिर क्या था, मेरे ऊपर कयामत आ गई थी। सास ने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया। मुफ्त खोर, हराम खोर, तुझे हम रोटी देते हैं और तू पकाकर भी नहीं खिला सकती। सास मुझे ताने दे रही थी। मैं सिलाई करके अपना ऊपर का खर्चा पूरा कर लेती थी। अंश के खर्चों के लिए परेशानी रहती थी। जब मेरी सास ने इतना हंगामा खड़ा किया तो मुझसे बर्दाश्त ना हो सका। मैंने भी गुस्से में चीख कर कह दिया कि माँ जी, अंश को मैं अपने मायके से नहीं लाई थी। 22 आदमियों का खाना पकाती हूँ, सिलाई करती हूँ। आज अंश को बुखार था, इसलिए रोटी नहीं पका सकें, लेकिन आपने तो मुझे ताने देना ही शुरू कर दिए। इतना मेरा बोलना ही गजब हो गया था। मेरी सास ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा था। मुझसे जबान चलाती है। उस समय मेरे ससुर भी घर पर ही थे। उन्होंने भी मेरी बात सुन ली थी। मैं तो सभी की आंखों में खटकती थी और यह अच्छा मौका मिल गया था सबको मुझसे छुटकारा पाने का। और फिर सबने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया। मेरी जेठानी को तो और भी मौका मिल गया था। उसने मेरा बिस्तर और सामान घर से बाहर फेंक दिया। अपने 3 साल के बच्चे सकी, मैं अंश को गोद में लिए हैरान परेशान खड़ी थी। यह लोग इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? कम से कम मेरा नहीं तो अंश का ही ख्याल कर लेते। यह तो उनका ही खून है। मैंने कुछ ज़रूरी सामान उठाया, अंश को गोद में लिया और रिक्शे में बैठकर बस स्टॉप के लिए रवाना हो गई। दिल्ली मेरे एक दूर पार के रिश्तेदार रहते थे। वहाँ पहुँची तो उन लोगों ने भी बहुत ही ठंडा स्वागत किया मेरा। रात हो चुकी थी और उन लोगों ने साफ शब्दों में कह दिया था कि मेरे पति को इस तरह की किसी घर में रहना पसंद नहीं है। रात तो गुजार लो, लेकिन सुबह अपना इंतज़ाम कर लेना। यहाँ भी रात गुजारने के लिए मुझे बरामदा ही मिला था। उस रात बहुत ही तेज़ सर्दी थी और अपने छोटे बच्चे को साथ में लेकर मैं पूरी रात ठिठुरती रही थी। खाने के लिए भी बस ऐसे ही नाम मात्र के लिए पूछा था। मैंने भी मना कर दिया। मुझे क्या पता था कि इन्हें मेरे बच्चे भी तरस नहीं जाएगा, कुछ भी खाने के लिए नहीं देगी। मैंने रास्ते में एक दुकान से बिस्किट का एक पैकेट और कुछ खाने की चीज़ें ली थी, जिन्हें खाकर मेरे बच्चे को लेकर बिस्तर में दुबक गई। वह तो अच्छा हुआ था कि चलते समय एक कंबल बैग में रख लिया था। उसी कंबल से पूरी रात गुजार दी। नींद नहीं आ रही थी। सुबह के बारे में सोचती रही कि सुबह जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी। हर अपने के बारे में सोच डाला, लेकिन कहीं भी शरण मिलती नज़र नहीं आती थी। मैं सोचती रही और रोती रही। इसी तरह रोते रोते आँख लग गई। सुबह जब आँख खुली तो पहला ख्याल हंसिका दीदी का आया था। उनसे मेरी अच्छी जान पहचान थी और वह यहीं दिल्ली में ही रहती थी। दूर पार के रिश्तेदार थी, करीब का रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी जब भी मुझसे मिलती थी तो बहुत ही अच्छे पेश आती थी। सुबह नहा धोकर मैंने अपना बिस्तर लपेटा। मेरे मेज़बान के बच्चे उठ गए थे, लेकिन किसी ने भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया था। मैं चुपचाप अपना सामान लेकर हंसिका दीदी के घर आ गई। वहाँ मुझसे बहुत ही अच्छी तरह मिले। मैंने अपने हालात उनको बताए तो उनके आँखों में भी आंसू आ गए। कहने लगे, परेशान ना हो, यहाँ एक मकान खाली है, उसे किराए पर ले लेते हैं, कुछ पैसे तो हैं ना।
तुम्हारे पास? मैंने कहा हाँ, कुछ पैसे तो हैं जो मैंने अपने कपड़ों की सिलाई से बचा रखे थे। इस तरह मेरी एक मुश्किल तो हल हो गई थी। दूसरी अच्छी बात यह थी कि मोहल्ले में ही गारमेंट का कारखाना था। हंसिका दीदी कहने लगी कि मैं कोशिश करती हूँ कि तुम्हें वहाँ पर कोई काम मिल जाए। खाना खाने के बाद हंसिका दीदी मुझे मकान दिखाने ले गई, लेकिन वहाँ तो पहले ही किराए पर उठ गया था। लेकिन एक और मकान खाली था जिसके मालिक कुछ सख्त मिजाज के थे। एक छोटा सा कमरा, किचन और वॉशरूम था, गुजारे लायक ही था। लेकिन इस समय मुझे यह छोटा सा मकान किसी महल से कम नहीं लग रहा था। इस मकान के आंगन में एक बेरी का पेड़ था। उस पेड़ में पूरे आंगन को ढक रखा था, जिससे कि यह मकान और भी छोटा लगने लगा था। लेकिन फिर भी यह मकान मुझे पसंद आ गया। मैंने 1 महीने का किराया एडवांस में दे दिया और घर की चाबी ले ली। फिर हंसिका दीदी ने कारखाने में बात कर ली। वहाँ मुझे सिलाई का काम मिल गया। मेरे रहने और खाने पीने की बहुत बड़ी मुश्किल हल हो गई थी। मैंने हंसिका दीदी को धन्यवाद किया। मैंने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और उस घर में शिफ्ट हो गई। मेरा 3 साल का छोटा सा अंश मेरे सीने से दुबका जा रहा था। जो कुछ भी हो रहा था, शायद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कमरे के एक कोने में बिस्तर बिछा दिया, ज़रूरी सामान की एक लिस्ट बनाई। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। भूख के मारे उसका बुरा हाल था। उसका चेहरा उतर गया था। मैंने कहा, अंशु बेटा, बस मैं अभी खाना पकाती हूँ। अंशु को गोद में लिया और कुछ ज़रूरी राशन बगैर दुकान से उधार खरीद लाई। अंश के लिए दूध भी लिया। घर आकर खाना बनाया। अंश को पहले थोड़ा सा खाना खिलाया, फिर उसको थोड़ा सा दूध दिया। जब सोने के लिए लेते तो अंशु ने अपनी तोतली ज़बान में कहा, मम्मी क्या हम यहीं रहेंगे, अब दीदी के घर नहीं जाएंगे? तो मेरा दिल कट कर रह गया था। दिन धीरे धीरे गुजरने लगे। कोयल और लकड़ी से खाना बनाना पड़ता था, क्योंकि गैस सिलेंडर के पैसे भी पूरे नहीं कर पाती थी। लेकिन धीरे धीरे मेरे काम से खुश होकर कंपनी के मालिक ने अब मेरे पैसे कुछ बढ़ा दिए थे। लेकिन कपड़े सी कर मेरा थकान से बुरा हाल हो जाता था। लेकिन जब पैसे मिलते तो सारी थकान दूर हो जाती। जब कोई शरीफ औरत अकेली होती है तो उसे बहुत सावधान रहना पड़ता है। मैं भी बहुत सावधान रहती थी। अक्सर मोहल्ले की औरतें आपस में बातें करती रहती थी। मेरा भी दिल चाहता था कि मैं उनसे बातें करूं, हंसूं, बोलूं, लेकिन मेरा दिमाग मुझे ऐसा करने से मना कर देता कि उनके घरों में मर्द है, जबकि मेरे घर में कोई मर्द नहीं है। इसलिए मुझे सावधान रहना चाहिए। खाने पीने की और रहने की अब मुझे कोई टेंशन नहीं थी। दिन भर मेहनत करती थी और शाम को पैसे भी हाथ आ जाते थे। खाने पीने का भी अच्छा इंतज़ाम था। अंश को अच्छी खुराक मिल रही थी। ससुराल के जुल्म से मुझे छुट्टी मिल गई थी। लेकिन रात को जब सोने के लिए लेटी थी तो तन्हाई मुझे काट खाने को दौड़ती थी। आलोक की बहुत याद आती थी। अंश भी बार बार पूछता कि मम्मी पापा कब आएंगे। तब मैं अंशु को बहलाती कि अंशु बेटा, पापा आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लेने गए हैं, अच्छे अच्छे खिलौने और कपड़े भी लेकर आएंगे। मैं उसे बनाती रहती। समय गुजरता रहा और अब अंशु 5 साल का हो गया था। अब तो मैंने एक पास के ही स्कूल में अंश का दाखिला भी करवा दिया था। जिस दिन अंश का स्कूल में दाखिला हुआ था मैं बहुत रोई थी। मुझे आलोक की बहुत याद आ रही थी। आलोक का घर यहाँ से बहुत दूर था। वहाँ जाना न सिर्फ मुश्किल था बल्कि खतरे से खाली नहीं था। जिन लोगों ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया था तो उनसे मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी। शुरू में 1-2 बार फ़ोन करके मैंने आलोक की खैर लेनी चाहिए, लेकिन उन लोगों ने मेरी आवाज़ सुनते ही फ़ोन काट दिया था। ऐसा लगता था जैसे वह मुझसे जान छुड़ाकर बहुत खुश हैं। उनसे ठंडे रवैये से मैं समझ गई थी कि आलोक की उन्हें भी कोई खैर खबर नहीं है। मेरे घर के बराबर में एक औरत रहती थी। वह बहुत ही अच्छी थी।
कभी कभी मेरे घर आ जाती थी, घर में रौनक हो जाती, या कभी कभी मैं उसके घर चली जाती तो दिल बहल जाता। इस तरह थोड़ी जान पहचान हो गई थी। होली दिवाली हम एक दूसरे के घर आने जाने से लगे थे। एक दिन दिल नहीं माना तो फिर मैं अपनी ससुराल चली गई। सोचा हो सकता है वहाँ जाकर ही आलोक की कोई खबर मिले, लेकिन एक दर्दनाक हादसे के बारे में पता चला कि मेरे छोटे देवर ने दिवाली के अवसर पर घर में ढेर सारा पटाखे जमा रखे थे। इस दिवाली को वो उन्हें बेचने वाला था। एक चिंगारी के छूटने से ही उन पटाखों में धमाका हो गया, जिसमें मेरी सास ससुर देव देवरानी जेठ जेठानी उनके बच्चे समेत 10 लोगों की जान चली गई। कुछ बच्चे अपंग हो गए। घर छोटा था, लोग ज़्यादा थे। जब धमाका हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। यह सब खबर मुझे मोहल्ले में पहुंचने से ही मिल गई थी। मैंने जल्दी जल्दी भागते हुए अपने घर का गेट खटखटाया। मेरे घर में अब मेरी एक ननद रहती थी और कुछ मेरे जेठ के बच्चे वगैरह रहते थे, लेकिन मेरी ननद ने मुझे देखते ही मेरे मुंह पर ही ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने मुझे अंदर घर में घुसने भी नहीं दिया। मैं रोती हुई अपने घर वापस आ गई। कई दिन एक इरा हादसे के बारे में सोच सोच कर दहशत होती रही। धीरे धीरे ज़िंदगी अपने रूटीन पर आ गई थी, लेकिन एक बार फिर भगवान ने मेरे ऊपर मुश्किल समय डाल दिया। धीरे धीरे कारखाने में काम मिलना कम हो गया। काम कम मिलता तो पैसे भी कम मिलने लगे थे। मैं फिर परेशान रहने लगी। एक समय ऐसा भी आ गया जब काम बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। कारखाना अब बंद हो रहा था। मेरे लिए परेशानी ही परेशानी थी। अब तो 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ रहे थे। इन हालात में मैं आशिकी स्कूल की फ़ीस कैसे देती? अक्सर मेरी पड़ोसन कहती थी कि जिस मकान में मैं रहती हूँ उस मकान पर भूतों का साया है। उस औरत के मुताबिक इस मकान कि वह किसी को खुश नहीं देख सकता। मेरे दिमाग में यह ख्याल आने लगा, कहीं से घर में रहने वाली इस आत्मा के कारण ही मेरे ऊपर यह परेशानियां तो नहीं आई। एक दिन मैंने सामने वाली से बातों ही बातों में पूछा, आंटी क्या यहाँ सच में कोई आत्मा रहती है? तो वह मुस्कुराकर खामोश हो गई। फिर उन्होंने बताया, यहाँ एक डाकू को मारा गया था। जब हमारी लाइन के मकान बन रहे थे तो यहाँ एक पुलिस केस हुआ था जिसमें एक डाकू मारा गया था। कहते हैं जिस घर में तुम अभी रह रही हो, यह घर उस समय नया नया बन रहा था। वह डाकू इसी घर में आकर छुपा था और इसी घर में वह मारा गया था। लोग कहते हैं कि जिस घर में उसकी आत्मा भटकती फिरती है, उस औरत की बात सुनकर मैं अंदर तक कांप गई थी। एक तो रोजी रोटी की मुश्किल, ऊपर से अभी आत्मा वाली बात सुनकर मेरा दिल कांप गया था। मैं ऐसी बातों पर ज़्यादा विश्वास तो नहीं करती थी, लेकिन फिर भी आंटी ने मुझे जिस तरह यह कहानी बताई थी, मुझे रातों को अब डर लगने लगा था। ऐसे ही डरते डरते मैंने कई दिन गुजार दिए थे। धीरे धीरे मेरे पास अब एक पैसा भी नहीं बचा था। एक दिन सुबह आटे के डब्बे को झाड़कर एक मुट्ठी आटा निकल आया। दालों के डिब्बे देखे तो एक बड़ा चम्मच दाल निकाली। मैंने आटे की एक छोटी सी रोटी पकाई और पतली सी दाल बनाई और वो मैंने अंश को खिला दिया, लेकिन अब खुद भूखी रह गई थी। कुछ देर बाद मैंने उसे सुला दिया। दोपहर का समय था, अंशु सो रहा था और मैं परेशान थी। अब आगे क्या करूं? मैं दिल ही दिल भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, मुझे मेरे छोटे से बच्चे की भूख दिखाई नहीं देती, मेरी कुछ तो परेशानी दूर कर। जब मुझे घर से निकाल गया था, तूने रात गुजारने के लिए मुझे जगह दे दी थी। तूने ही मेरा रहने का ठिकाना किया था, मेरे खाने पीने का इंतज़ाम किया था। मेरे दिन बहुत ही सुकून से गुजर रही थी, लेकिन अब मुझ पर फिर से बुरा समय आ गया। हे मेरे भगवान, अब फिर से तू ही मेरी सहायता कर। रो रो कर मेरी आंखें सूज रही थी। अब अंशु सूख गए, गला दुख गया। मैं अब चुप हो गई। मैंने अंश की तरफ देखा, अंश अभी बेखबर सो रहा था। मैं बाहर आंगन में आ गई। पिछले 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया था। भूख की वजह से पेट में आग लगी हुई थी। किससे मांगूं? कोई भी मेरा अपना नहीं था। सामने वाली आंटी से भी 200 रुपये ले चुकी थी। मोहल्ले में जितने भी जान पहचान थी, सबसे उधार ले चुकी थी। दूध वाले ने उधार देने से मना कर दिया था।
सूरत हाल बहुत ही डरावनी हो गई थी। आंगन में धनिया, पुदीना, लहसुन और प्याज लगाया हुआ था। एक कोने में कुछ आलू भी लगाए हुए थे। मैं यूं ही लकड़ी से मिट्टी खोदने लगी, शायद एक आध आलू निकल आए। कुछ समय पहले ही मैं सारे आलू निकाल चुकी थी। मैं ऐसे ही गीली मिट्टी को खोदने लगी, तभी मुझे लकड़ी के नीचे कोई सख्त चीज़ महसूस हुई। मैंने और तेज़ी से खोदना शुरू किया तो मुझे किसी चीज़ के होने का एहसास हुआ। मेरा शक अब विश्वास में बदल गया था। ज़रूर मिट्टी के नीचे कुछ है। मैं जल्दी से भागकर किचन से चिमटा ले आई। रात से भूखी होने के बावजूद पता नहीं इस समय मेरे अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई थी। मैं जल्दी जल्दी मिट्टी को चिमटे से खोद रही थी। जल्दी जल्दी हाथों से मिट्टी हटाई तो फिर मिट्टी के नीचे एक बक्सा नज़र आया। बक्सा लगभग 4 बाई 4 साइज का था, जिसे निकालना मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने उस जगह में चारपाई रखी ताकि कोई पड़ोस की आना आ जाए उस गड्ढे को देख ना ले। चारपाई के नीचे से होती हुई मैं गड्ढे में उतर गई। मैंने बॉक्स को खोलकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसमें तो ढेर सारे पैसों की गड्डी, जेवरात वगैरह थे। मैं जल्दी से गड्ढे से बाहर निकली और कमरे से कमरे का थैला ले आया और उस बक्से की तमाम चीज़ें उसमें भर कर कमरे में पहुंचा दी। फिर मिट्टी बराबर करके मैंने उसके ऊपर दोबारा अच्छी मिट्टी जमा दी। इस पूरे काम में लगभग 1-2 घंटा लग गया था। दिन के 3 बज रहे थे। मेरी सांसें फूल रही थी और चेहरा लाल हो गया था। मेरे अंदर से आवाज़ आई कि अब मेरी सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएगी। सोचने लगी, अब सबसे पहले क्या करूं? क्या लोगों का कर्ज वापस कर दूं जिससे कि कोई दरवाजे पर ना आए? तभी दूध वाले ने दरवाज़ा खटखटाया। कहने लगा, उधार के पैसे दे दो। मैं 1000 रुपया लेकर और दूध का बर्तन लेकर गेट पर पहुंची। बर्तन देखते ही दूध वाले ने कहा कि पहले पुराना चुकता करो, उसके बाद दूध दूंगा। अगले ही पल मैंने 1000 रुपये उसकी तरफ बढ़ा दिए। पैसों ने जादू का काम किया। दूध वाले की आवाज़ में नरमी उतर आई। कहने लगा, कितना दूध चाहिए? आज के लिए दूध लेकर मैंने उसका सारा उधार चुकता कर दिया और उसे अब और दूध देने के लिए मना कर दिया, क्योंकि पैसे ना होने पर उसने जिस तरह का मेरे साथ रवैया रखा था, मुझे उसे दूध वाले तेज चिढ़ हो गई थी। उसके बाद सामने वाले का कर्जा उतारा। शाम को मकान मालकिन मेरे घर आई। उसकी आंखें चढ़ी हुई थी। मैंने कहा, नमस्ते आंटी, लेकिन उसने मेरे नमस्ते का कोई रिप्लाई नहीं दिया। गुस्से से बोली, मेरे 2 महीने का किराया हो गया है, कब दोगी? हालांकि आंटी ने मेरी अच्छी हाय हेलो थी। मैंने अब तक उनका सारा किराया टाइम पर दे दिया था, लेकिन इस समय उनके चेहरे पर गुस्सा था। मैंने कहा, जी आंटी, आपका किराया 2 महीने का हो गया है। मेरी बात सुनते ही गुस्से से कहने लगी, यह तो मुझे भी पता है 2 महीने का हो गया है, लेकिन कब देगी? अगर पैसे नहीं हैं तो मैं तेरे घर का ज़रूरी सामान रखकर तुझे घर से बाहर कर दूंगी। मैं तुझे फ्री में नहीं रख सकती। मैंने कहा, नहीं आंटी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बैठिए, मैं आपके पैसे अभी ले आती हूँ। मैंने उनके 2 महीने के किराए के पैसे लाकर आंटी के हाथ में रख दिया। आंटी जिस तरह मुझसे बातें कर रही थी तो अंश को देखकर रोना आ रहा था। उनके जाने के बाद मैंने जैसे तैसे अंश को चुप कराया। अंश कहने लगा, मम्मी, हमारे घर में अब खाना खत्म हो गया है, हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, इसलिए सब लोग हमसे लड़ाई करते हैं। मैंने अंश के आंसू साफ किए और कहा, नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। मैं उसे लेकर किचन में आ गई। मैंने उसे दूध और ब्रेड दी, खुद भी थोड़ी सी खाई। सुबह से पेट में कुछ नहीं गया था। अब जो पेट में खाना गया तो मेरे होश कुछ दिखने आए थे। मैं सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? मैं यह अकेली बेबस मजबूर औरत थी। अगर किसी को ज़रा सा भी शक हो जाता मेरे पास इतने सारे पैसे हैं तो ना जाने मेरे साथ क्या होता। मैंने सोचा कि मैं अपनी गरीबी का रोना ऐसे ही जारी रखूँगी। ऐसे लोग मुझसे दूर भागेंगे और मेरे घर ज़्यादा आना जाना नहीं रखेंगे। हमें अपना खर्चा इसी हिसाब से कम करने लगी थी। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करती थी जिससे कि लोगों का शक ना हो जाए। मैंने सारा खजाना खोल कर देखा था। लाखों की रकम थी, सोने चांदी के जेवर अलग। खजाने को देखकर लगता था कि यह उसी डाकू का माल है जो इस घर में पुलिस के मुकाबले में मारा गया था। दिन धीरे धीरे ऐसे ही गुजरने लगे थे। मैंने मोहल्ले में जान पहचान
पहचान वालों से कह रखा था कि कनाडा में मेरे पति की अब नौकरी लग गई है और वह मुझे पैसे भेजने लगे हैं, जिससे कि आप लोगों को मुझ पर और भी शक नहीं होता था। लेकिन फिर भी रात को डर लगता था कि कहीं कहीं मेरे घर चोरी ना हो जाए। मैं बार बार खजाने को खोल कर देखती। पूरी रात ऐसे ही निकल जाती। दिन ऐसे ही गुजरने लगे थे। अंश को स्कूल छोड़कर मैं घर के कामों में लग जाती थी, सफाई, खाना पकाना। अंश एक औरत मेरे घर आई और मुझसे पूछने लगी कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। तो मैंने कहा पति की नौकरी लग गई है, वही पैसे भेज देते हैं। कहने लगी अगर पैसे की तंगी हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारा एक बहुत ही अच्छी जगह काम लगवा सकती हूँ। कोठियों पर काम करना है। तुम तो बहुत खूबसूरत हो, जल्दी ही काम मिल जाएगा। मैंने हैरान होकर पूछा काम से बहुत खूबसूरती से क्या लेना देना। कहने लगी कि एक कोठी है, उसके मालिक को एक खूबसूरत लड़की चाहिए काम करने के लिए। तुम तो समझ रही हो ना मेरी बात। देखो इतनी गरीबी में ज़िंदगी बसर कर रही हो, तुम्हारे पति को भी तुम्हारी परवाह नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी पर तुम्हारा भी हक है, उसे ऐसे आराम से गुजारो, अपनी सुंदरता का फ़ायदा उठाओ। उस औरत की बात सुनकर मेरा खून खौल गया। जी चाहा उसे जोर थप्पड़ लगा दूं, लेकिन मेरी अक्ल ने रोक दिया। मैंने गुस्से से कहा अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, दोबारा कभी मेरे घर की तरफ मत आना। उस औरत जाने के बाद मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरा कोई सहारा नहीं था। आलोक की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मैं चुपचाप अंश को लेकर कमरे में बंद हो गई। रात का समय था। मैं अंश को सीने से लगाए सोने की कोशिश करने लगी। आंखों में आंसू अभी जारी थी। रात का 12 बजने का समय था। मेरे दरवाजे पर खटखट। मेरा दिल काँप उठा। नहीं, रात के इस समय कौन था? मैं डरते डरते बाहर निकली, मेन गेट पर आई और बोली कौन है? कोई आवाज़ नहीं हुई, लेकिन दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। मेरा दिल अब डर के मारे कांपने लगा। मेरे दोबारा पूछने पर एक मर्द की आवाज़ आई। वह मेरे मकान मालिक थे। कहने लगे बेटा तुम्हारी आंटी की तबीयत बहुत ख़राब है, चल कर एक बार उन्हें देख लो। मेरा मकान मालिक कोई 55 साल का बूढ़ा आदमी था। मैं सोचने लगी अगर आंटी बीमार है तो मुझे उन्हें चल कर ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि मोहल्ले में मेरे अलावा तो कोई उन्हें देखने जाने वाला नहीं था, क्योंकि वह थोड़े सख्त टाइप के थे। कोई भी उनके घर आना जाना पसंद नहीं करता था और यही मेरी सबसे बड़ी गलती हुई। मैंने उस बूढ़े मकान मालिक पर विश्वास करके गेट खोल दिया। मेरा गेट खोलना था कि उस बूढ़े ने मेरा मुंह दबाकर मुझे घर से अंदर खींच लिया और घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं छटपटाने लगी, लेकिन वह मुझे छोड़ नहीं रहा था। कहने लगा तुम मुझे खुश कर दो, मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दूँगा। ऐसे कब तक तरस तरस कर ज़िंदगी गुजारोगी? उसने मेरा मुंह दबा कर रखा था। मेरी आवाज़ बाहर तक नहीं जा रही थी। उसे टूटने की कोशिश में उस बूढ़े के हाथ से एक बार फिर छूटकर नीचे गिर गई। मेरे हाथ में एक मोटा डंडा आ गया। मैंने उसके सर पर दे मारा। वह दर्द से बिलबिलाता हुआ ज़मीन पर गिर गया। मैं जल्दी से भागती हुई अंदर कमरे में गई। जल्दी से अंश को उठाया, खजाने का थैला पकड़ा और भागती हुई कमरे के पीछे दरवाजे से निकल गई। मुझे अपने पीछे उस बूढ़े के भागने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन मैं बेहताशा भागती जा रही थी। मुझे कुछ होश नहीं था कि मैं कहाँ भागी जा रही हूँ। अब मैं बड़ी सी चौड़ी सड़क पर आ गई थी। भागते भागते मेरा दम उखड़ने लगा था। अंश भी मेरे साथ और ज़्यादा नहीं भाग सकता था। अंश बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। अब मैं एक तेज़ रोशनी वाली सड़क पर पहुँची थी। एक तरफ बैठ गई। अब मुझे विश्वास हो गया था कि वह मेरे पास अब तक नहीं आ पाएगा। मैं अपनी सांसें बहाल करने लगी। डर लग रहा था कि पता नहीं अब आगे मेरे साथ क्या होगा। मुझे उस थैले की भी चिंता थी। मुझे नहीं लगता था
क्या वह मेरे पास ज़्यादा समय तक रह पाएगा, क्योंकि अब तो मुझे मेरी इज्जत बचाना मुश्किल थी। अभी भी बैठी घुटनों पर सर दिए रोई जा रही थी, तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं डर के मारे एकदम मुड़ी। मेरे सांस जहाँ से तहाँ रुक गई थी। मेरे सामने तो आलोक खड़े थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर आलोक को देख रही थी, और जब विश्वास हो गया कि आलोक ही हैं तो मैं चीख मार कर आलोक के सीने से लग गई थी। मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। आसपास लोग भी जमा हो गए थे। आलोक ने मुझे जैसे तैसे चुप कराया था। अंश भी हैरान हुआ था कि मेरे पास आया था। उसका समझ आ रहा था कि मेरे पापा हैं। जिस समय आलोक हमें छोड़कर गए थे, अंश बहुत छोटा था, लेकिन उसको फिर भी अपने पापा का चेहरा याद था। जैसे ही उसने अपने पापा को पहचाना और पापा की गोद में चला गया था, अंश भी रोने लगा था। हम दोनों को रोता देखकर आलोक भी रोने लगे थे। हम तीनों चुप हुए तो आलोक भी उस समय एक कमरा किराए पर लिया और हम दोनों माँ बेटे को लेकर उसी किराए के कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद आलोक ने मुझे बताया कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। जो लोग मुझे लेकर गए थे वह गलत लोग थे। उन्होंने मुझे गलत काम करवाए, मेरे ऊपर बहुत जुल्म की। जैसे तैसे करके मैं उनकी पकड़ से छोटा और भागते हुए इंडिया आया, लेकिन घर गया तो पता चला कि वहाँ तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मोहल्ले के लोगों ने बताया तुम्हारी माँ ने तुम्हारी पत्नी और बच्चे को घर से निकाल दिया था। मैं अंदर से बिल्कुल टूट गया था। मैं हर जगह तुम्हें ढूंढता फिरता था, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। यहाँ दिल्ली मैं कुछ काम की तलाश में आया था, लेकिन आज देखो किस्मत ने तुम मुझे अचानक मिल गई। आज मैं अपने भगवान का धन्यवाद करता हूँ, उसने मुझे तुमसे मिला दिया। मैं अभी आलोक के घुटने पर सर रखी हुई थी। फिर मैंने उसको अपनी सारी कहानी बताई, कैसे मुसीबत में मैंने अपने यह दिन काटे हैं। मैंने खजाने वाली बात भी आलोक को बताई। आलोक को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। सुबह हुई तो सबसे पहले आलोक ने जो काम किया था वह एक घर तलाश किया। हमें एक अच्छा सा घर लिया और फिर आलोक ने बचे हुए पैसों से बिजनेस स्टार्ट किया। भगवान की कृपा ऐसी हुई कि पैसों की बारिश होने लगी। आलोक ने अस्पताल बनवाया जिसमें गरीबों का मुफ्त में इलाज किया जाता था। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पति आलोक अब मेरे पास था। मेरा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था। मुझे आपको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अपने भगवान का जितना धन्यवाद करती हूँ उतना कम है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा।